अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? जवानों डटे हुए हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और अपने दर्जात में बुलंदी कर रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ते जाएं और आपके दर्जात की बुलंदी होती जाएगी। इल्म हासिल करना दर्जात की बुलंदी है ना जी। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला लगे रहें। बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? लास्ट टाइम हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था एरोमेटिक्स का, और हमने उस वक्त ये बात देखी थी कि एरोमेटिक्स का जो नोमेनक्लेचर है ये बिट डिफरेंट है फ्रॉम द नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक्स। एलिफेटिक की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें ज़रा नई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हम मिसाल के तौर पे हम इसमें ये देखते हैं, पेज नंबर 171 के ऊपर आपने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। बल्कि इसको देखते हैं, पहले मैं आपसे ज़रा ये पूछ रहा हूँ ना कि आपको मैंने कहा था कुछ जनरल नाम याद करने का, जो हम स्पेशल नाम जो दिए हुए हैं हमने उनको याद करने का, जिसमें टॉलीन था, जिसमें फिनोल था, जिसमें सल्फोनिक एसिड था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद इसी तरह एनिलीन था। मुझे उम्मीद है कि ये नाम सारे याद हुए होंगे। एक कंपाउंड हमने ये देखा था कि जब यहाँ पे CH3 लगाओ, अच्छा मुझे याद पड़ा है कि शायद मुझसे एक छोटी सी गलती हुई थी पिछले लेक्चर में। मेरा ख्याल है शायद कि मैंने इसको ज़ाइलीन कह दिया था। बेंजीन बना के ऊपर CH3 जब लगा हो तो मैंने इसको ज़ाइलीन कह दिया था। ये ज़ाइलीन नहीं है, ये टॉलीन है। इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। बेंजीन के ऊपर अगर एक CH3 लगा हो तो इसको टॉलीन कहते हैं। ज़ाइलीन उस सूरत में इसको कहते हैं जब 2 CH3 आ जाए। मिसाल के तौर पे हम वैसे आज इसको देखेंगे भी, अगर बेंजीन के ऊपर एक CH3 पहली लगा हो, उसके बाद दूसरा भी जो कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी CH3 हो जाए तो अब इसको ज़ाइलीन कहते हैं। हाँ, अब इसको ज़ाइलीन कहते हैं। ठीक हो गया, इसको ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। अगर एक CH3 लगा हुआ तो इसको टॉलीन कहते हैं। इसी तरह फिर हमने और देखा था कि जनाब अगर हाइड्रोक्सल आ जाए तो इसको क्या कहते हैं। उम्मीद है कि आपने याद कर लिए होंगे सारे, और बड़ी अच्छी बात है, ये ज़रूरी है बड़ा, इसके बगैर बड़ा मसला होगा और नहीं कर सकेंगे आप नोमेनक्लेचर। COOH लगा हो तो अगर इसको कहते हैं हम बेंजोइक एसिड। ये सारे नाम डिस्कस हो चुके हैं। ठीक हो गया जनाब? तो ये हमने देखा था कि एक तो आपने ये चीज़ याद करनी है, इसके जो स्पेशल नेम्स हैं ये याद करने। अच्छा, और क्या बात हुई थी हमारी पहले लेक्चर में? हमने ये बात भी देखी थी कि जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो उसको मैं कहूँगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यानी अब इन सब में इसके अलावा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी और ये भी, ये सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं। ये सारे क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या है? वर्ड लिख देता हूँ अगर कंफ्यूजिंग है तो। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट, डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। क्लियर होगी जी बात? ओके जी। उसके बाद हमने फिनाइल और इराइल वाली बात भी कर ली थी। मैंने आपको बता दिया था कि C6H5 जब है तो यानी कि सिर्फ उसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव है तो उसको हम कहेंगे कि ये फिनाइल है। और जब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन आ जाए, सब्स्टिट्यूशन लग जाए, हो जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं इराइल। और जनाब और क्या बात हुई थी? ठीक हो गया, बाकी ठीक है सब। पहले 2 पॉइंट डिस्कस हुए थे, आज हम इसको 3rd पॉइंट से शुरू करते हैं, पेज नंबर 172 से। देखें जनाब, अब यहाँ तक तो हमने इस चीज़ को पढ़ लिया और बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको पॉइंट नंबर 6 पहले करवा दूँ ना तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अब मिसाल के तौर पे देखें ज़रा। ये है जनाब अली एक बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लेट से एक लग गया CH3। अब मुझे बताएं कि इसका नाम क्या होना है? इसका नाम होना है टॉलीन।
ऐसे ही अभी मैंने बताया ना कि बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा होगा तो इट विल बी कॉल्ड टॉलीन। अब हमने क्या करना है कि अगर इसके हाँ एक और सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, इसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूशन आ जाए, तो इसको हम कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो उसका नाम कैसे रखा जाएगा, पॉइंट नंबर 6 की बात करने लगा हूँ पहले। उसका नाम कैसे रखा जाएगा, हम इसका जो स्पेशल नेम है लास्ट में ये रखेंगे और जो ऊपर बेंजीन आके जो दूसरी सब्स्टिट्यूशन है उसको उसकी पोजीशन के लिहाज से बता दिया जाएगा। बात की समझ आई है? मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर लेट से क्लोरो लग गया आके, क्लोरो लग गया तो इसको मैं कहूँगा अब क्लोरोटॉलीन, क्लोरोटॉलीन। बस अब क्या है, एक पोजीशन बतानी है इसकी, ये पोजीशन होगी या ये होगी या ये होगी, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। इसके लिए मैं वापस पॉइंट नंबर 3 पे लेके आऊँगा आपको। सिर्फ ये बात चूँकि स्पेशल नाम के लिहाज से रेलिवेंट थी इसलिए मैंने ये बात पहले बता दी। क्या कि अगर आपके पास बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूशन है, डबल सब्स्टिट्यूशन है, 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे क्या उसमें कोई स्पेशल नेम वाला है। अगर उसमें स्पेशल नेम वाला होगा तो फिर आप बेंजीन का नाम उसके नाम पे रखेंगे और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसके नाम को वैसे ही साथ में लिख दिया जाएगा जैसे मैंने लिखा है। अब पोजीशन बताई जाएगी इसकी बेसिकली पोजीशन बनती है 1 2 3 क्लोरोटॉलीन। तो अभी मैं पोजीशन बताने का आपको बताता हूँ तरीक़ेकार क्या होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी? ओके, नेक्स्ट टाइम। अब आप ज़रा वापस आएँ पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जनाब एक सब्स्टिट्यूशन तो आपने बता दी इसके ऊपर, अगर मिसाल के तौर पे ये एक सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है हाइड्रोक्सल OH। अच्छा, OH सब्स्टिट्यूशन इसकी है तो इसका जनरल नाम क्या है, इसका स्पेशल नेम क्या है, ये याद होना चाहिए आपका। फिनोल है, ये क्या है, फिनोल। अब मामला ये है, एक बात ज़रा कॉन्सेप्ट वाली लें, चाहे पहला सब्स्टिट्यूएंट चाहे यहाँ लगा हो, चाहे यहाँ लगा हो, चाहे यहाँ लगा हो, जिधर मर्जी लगा हो, उसका कोई मसला नहीं है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है। जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसकी कोई पोजीशन डिस्क्राइब नहीं की जाएगी। अब इसका नाम है फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो मैं इसको 1 हाइड्रोक्सी या ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। बात समझ आई? एक सब्स्टिट्यूएंट जब तक लगा हुआ है तो फिर हमें उसको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। वो चाहे यहाँ लग जाए, चाहे वो यहाँ शो कर दूँ, इसमें कोई मसला नहीं। अगर इसी को मैं स्ट्रक्चर को घुमा के यूँ कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, आप सीधा नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखो कि मोनो सब्स्टिट्यूशन के केस में आपको पोजीशन बताने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। हाँ, अब अगर सिचुएशन ये बनती है, मिसाल के तौर पे एक हाइड्रोक्सी पहले यहाँ लगा हुआ है, अब यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट आके लग गया, अब आप इसकी पोजीशन बताएंगे। अब आपको पोजीशन इसकी डिफाइन करनी पड़ेगी और आप ये पोजीशन बताएंगे किसके रेफरेंस से, आप ये पोजीशन बताएंगे स्पेशल ग्रुप के रेफरेंस से जो यहाँ पे लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे इसके केस में हाइड्रोक्सल है, तो हम हाइड्रोक्सल के लिहाज से इसकी जो नोमेनक्लेचर है, इसकी जो काउंटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब 2 तरह से हम बेंजीन के नाम रखते हैं, 2 तरीके हैं। लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था, एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5 पोजीशन वाला बाय नंबरिंग, और एक तरीका इस्तेमाल करते हैं ऑर्डो मेटा पैरा। अब ऑर्डो मेटा पैरा के हैं, इस पर गौर करें ज़रा। ये जनाब लगा हुआ है मेन ग्रुप, स्पेशल ग्रुप, इसके दोनों बाजू लेफ्ट और राइट, ये पोजीशंस जहाँ पे इस वक्त मेरा मार्कर है, यानी कि मिसाल के तौर पे ऐसे ही ये ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर ये ग्रुप, मेरा सर जो है ये हाइड्रोक्सल का ग्रुप है, तो ये जो मेरे ऊपर के दोनों बाजू हैं ये क्या है, इसकी ये 2 पोजीशंस जो मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। ये पोजीशन क्या हैं, ये कहलाएंगी ऑर्डो। ये क्या कहलाएंगी पोजीशंस, दोनों ऑर्डो कहलाएंगी। इन पोजीशंस को यानी कि स्पेशल ग्रुप के लेफ्ट और राइट के जो ऊपर वाले हैं, इन दोनों पोजीशंस को ऑर्डो कहते हैं, दोनों को, एक तरफ को नहीं। ये भी ऑर्डो पोजीशन है और ये भी ऑर्डो, मैं लिखने लगा हूँ वर्ड क्या, ऑर्डो, ऑर्डो पोजीशंस। ऑर्डो से नीचे ये वाली जो पोजीशंस हैं, ये वाली
ऊपर वाली दोनों ऑर्दो, ये दोनों ये हैं जनाब मेटा, इनको कहते हैं मेटा। और ये वाली लास्ट जो बच गई जो बिल्कुल ओपोजिट है स्पेशल ग्रुप के इस वक्त, वह डेट इज कॉल्ड पैरा। मिक्स तो नहीं होगा क्या? स्पेशल ग्रुप, ये बात जरा नोटिस करने वाली है कि आप किसके रेफरेंस से देख रहे हैं। अब इसके रेफरेंस से जब देख रहे हैं ना, हाइड्रोक्सल के रेफरेंस से, तो ये दोनों पोजीशंस क्या हैं? ऑर्दो। इन दोनों की पोजीशन, ये जहां पे मेरा हाथ है, ये दोनों पोजीशंस क्या हैं? मेटा। और ये क्या है? पैरा। समझ आ गई बात की? अब मुझे देख के बताएं कि इसके लिहाज से जो क्लोरीन लगा हुआ है ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। इसमें आप ये बताएंगे फिर इसको कि जो क्लोरो है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। इस केस में क्लोरो लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे। यस, ये दोनों साइड्स मेटा होंगे, ये दोनों साइड्स मेटा होंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बच्चे बात? अच्छा, ऑर्दो मेटा पैरा एक हो गया सिनेरियो। अब एक सिनेरियो और हो सकता है दूसरा 1 2 3 4 5 वाला। उसमें क्या करते हैं हम इसको गिनती दे देंगे। जैसे मिसाल ये स्पेशल है ना हाइड्रोक्सल, तो हम इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसको मैं कहूँगा नाम इसका 3 क्लोरोफिनोल, 3 क्लोरोफिनोल, 3 क्लोरोफिनोल। क्लियर होगी जी बात? चले अब नेक्स्ट पॉइंट पे आए ज़रा। अब इसमें एक और ज़रा नया कॉन्सेप्ट आना है, वो ये यहाँ तो बात हो गई अब जो क्लियर हो गई वो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6, ये चूँकि रेलिवेंट थे ज़रा एक दूसरे से, ये मैंने इसलिए पहले करवा दी। अच्छा, अब 4 पे आए ज़रा। सम केसेस में ऐसा होगा कि आपके पास वो ग्रुप स्पेशल ग्रुप में शामिल नहीं है। जैसे आपने कहा है ना कि स्पेशल नेम्स हैं कुछ के, मिसाल के तौर पर स्पेशल वो उसमें शामिल नहीं है। लेट्स से अगर वो हो जनाब अली, जैसे NH2 लगा हुआ है या COOH लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें देखा जाएगा कि इसका प्रायोरिटी ग्रुप क्या है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या? प्रायोरिटी ग्रुप्स का। पेज नंबर 172 पे पॉइंट नंबर 4 के लास्ट में एक लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप। ये चीज़ लिखी हुई है COOH, उसके आगे लिखा हुआ है साइनाइड, उसके आगे लिखा हुआ है CHO, फिर लिखा हुआ है CH3 और CH3 और उसके बाद लिखा हुआ है जनाब OH और अमाइन और इसी तरह OR। आपने इस तरतीब को जहन में रखना है। अगर इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर पहले से, तो वो इस ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने स्पेशल नाम वाली बात की थी कि अगर स्पेशल वाला कोई ग्रुप है जिसका स्पेशल नाम रखा हुआ है तो फिर बेंजीन का नाम उसके नाम पे रखा जाएगा। अगर ये वाले ग्रुप्स में कोई लगा हुआ है तो फिर इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी दी जाएगी और इनकी प्रायोरिटी इसी तरतीब से होगी जो इनकी तरतीब मैंने लिखी, जो बुक में लिखी है। इसको ज़हन में रखना है इस तरह। मतलब क्या? एक बेंजीन है, इसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है COOH, ठीक हो गया जी, मिसाल के तौर। अब इसके ऊपर ही अगर Cl भी लगा हुआ है तो कहता है कि अब आप ग्रुप 1 यानी कि पोजीशन 1 किसको देंगे? आप पहली बात ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई प्रायोरिटी ग्रुप है। इसमें प्रायोरिटी ग्रुप मौजूद है COOH। हम पॉइंट नंबर 1 पोजीशन नंबर 1 इसको कहेंगे और अगली जो पोजीशंस हैं वो ऑर्दो मेटा पैरा, वो इसके लिहाज से निकाली जाएंगी। ऑर्दो मेटा पैरा 1 2 3 4 वो मैंने पहले बता दिया आपको। निकाली किसके लिहाज से जाएंगी? प्रायोरिटी ग्रुप के लिहाज से। बात समझ आ गई? मतलब आप इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी अब इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। अब ये चूंकि प्रायोरिटी ग्रुप है और फिर ये स्पेशल नाम भी है, आपने पीछे पढ़ा है इसको, इसका नाम कह देंगे हम बेंजोइक एसिड, यानी कि पोजीशन 1 हम देंगे इसको। क्लियर जी बात? अच्छा, एक चीज़ और देखें हम। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे Cl ना हो, यहाँ पे हो लेट्स से OH। अब आप किसकी मानेंगे?
पॉइंट नंबर 1 किसको कहेंगे, पोजीशन नंबर 1 किसको कहेंगे, स्टिल पोजीशन नंबर 1 ये। क्यों? क्योंकि आपने इसकी प्रायोरिटी देखनी, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, हाइड्रोक्सल आ रहा है 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे जाके। यहाँ पे फिर आप जो गिनती शुरू करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे, वो COOH के लिहाज से शुरू करेंगे। क्लियर होगी जी बात? मुश्किल तो नहीं है, बस ये चीज़ एक जहन में रखनी है प्रायोरिटी ग्रुप्स के वाले। अब 2 कंसेप्ट आ गए हैं बुनियादी तौर पे। एक प्रायोरिटी ग्रुप्स का कंसेप्ट आ गया, आपने ये देखना है कि अगर डाई सब्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये देखना है कि प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, और अगर प्रायोरिटी ग्रुप है तो बड़ी अच्छी बात है, उसके लिहाज से देंगे। अगर कोई स्पेशल ग्रुप है, स्पेशल नेम वाला है, जैसे फिनोल वगैरह पीछे हमने डिस्कस किए, तो फिर उसके लिहाज से लिखेंगे। दोनों चीज़ों को देखना है। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट आ गया, मिसाल के तौर पर जो पॉइंट नंबर 5 है, उसमें क्या है कि जी ना कोई स्पेशल नेम है, ना उसका कोई प्रायोरिटी ग्रुप है। फॉर एग्जांपल बेंजीन, लेट्स से क्लोरो लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, आइडो लगा हुआ है। आप बताएं जी अब क्या होगा? अब इनमें से तो कोई स्पेशल नेम भी नहीं दिया हुआ, किसी का स्पेशल नाम भी नहीं है, किसी का प्रायोरिटी ग्रुप भी नहीं है, कोई इसमें प्रायोरिटी ग्रुप वाला भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? नाउ विल गो अल्फाबेटिकली। अब हम देखेंगे इसको अल्फाबेटिकली। मिसाल के तौर पे इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें एक है जनाब अली, एक चीज़ है क्लोरो, एक चीज़ है ब्रोमो, तो ब्रोमो को पहला आना चाहिए ना, बी। अल्फाबेटिकली जाएंगे तो हम लिखेंगे ब्रोमो। एक चीज़ है इसमें जनाब और वो क्या है? आइडो। क्लियर होगी जी बात? क्या हुआ है? 3 आपके सामने ग्रुप्स लगे हुए हैं। नोटिस करने वाली बात अब ये है कि पहले हमने देखा क्या इसका कोई स्पेशल नेम बनता है, इसका स्पेशल नेम नहीं बनता। अच्छा, क्या इसमें कोई प्रायोरिटी ग्रुप है? नहीं, इसमें प्रायोरिटी ग्रुप भी नहीं है। अब क्या करेंगे? नाउ सिंपली विल गो अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली जब जाएंगे तो देखेंगे कि जी अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आना चाहिए, ब्रोमो ब्रोमो आना चाहिए, उसके बाद सी क्लोरो आना चाहिए, उसके बाद आइडो आना चाहिए। क्लियर जी? अब गिनती कहाँ से शुरू करें? सवाल ये पैदा होता है। जो काउंटिंग स्टार्ट की जाएगी ना, वो स्टार्ट की जाएगी आखिरी से। ये जो आखिरी वाला है ना, ये जिसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है बेंजीन, पूरा नाम यूँ लिखोगे ना, पोजीशन की अभी मैंने डिफाइन अगर नहीं किया तो मुझे इसकी जो बताना पड़ेगा नाम, ब्रोमो क्लोरो आइडो बेंजीन। आइडो आखिर में आ रहा है ना, आइडो के बाद तो वर्ड आ जाना बेंजीन का। तो ये जो लास्ट में वर्ड आ रहा है ना, काउंटिंग इससे स्टार्ट होगी। देखो टोटल 3 पॉइंट्स वाली बात होगी। ये इस लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसका नोमेनक्लेचर। क्या आपने देख लिया? अल्फ़ाबेटिकली पहले आपने नोटिस कर लेना है, पहले जहन में रख लेना है, एक जगह साइड पे कहीं लिख लेना है। क्या कि जी अल्फ़ाबेटिकली हैं कौन कौन? ब्रोमो है जी, क्लोरो है जी, आइडो है। 3 हैं जी, ओके ठीक है। आइडो लास्ट में आ रहा है, आइडो बेंजीन। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? इससे स्टार्ट होगी, आइडो बेंजीन से। मतलब आप जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऑल ओकेज। अब इसका पोजीशन बताना शुरू कर दूं। ब्रोमो कहाँ पे आया जी? 2 ब्रोमो। क्लोरो कहाँ पे आया जी? 4 क्लोरो। और आइडो, अब आइडो के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने ये बात इस्टेब्लिश कर ली है, आपने ये बात एग्री कर ली है कि हमने जो लास्ट सब्स्टिट्यूएंट है, हमने गिनती शुरू ही वहाँ से करनी है। जो अल्फ़ाबेटिकली लास्ट सब्स्टिट्यूएंट है, गिनती शुरू ही वहाँ से करनी। इट मीन्स कि आइडो इज़ श्योरली एट 1 पोजिशन। क्लियर होगी बात? आइडो इज श्योरली एट 1 पोजीशन, बाकियों का हमने दोनों को बता दिया। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो आइडो बेंजीन। चलें, यहाँ पे मामला हुआ आपका ख़त्म। और इसमें गैप्स नहीं देने मैंने, चूंकि समझाने के लिए अलग अलग लिखा था, इसलिए इसमें चूंकि गैप्स आ रहे हैं, वरना आपने इसको कैसे लिख देना? 2 ब्रोमो और क्या उसके बाद 4 क्लोरो आइडो बेंजीन। क्लियर जी बात? इसको एक नज़र देख लें। अच्छा, बुक में उसने ना 2 के लिहाज से एग्जांपल दी हुई है। ये जो पेज नंबर 172 की सेकंड लास्ट डायग्राम, तो मैंने 3 के लिहाज से दे दी, तो इसमें मसला तो कोई नहीं है ना, बल्कि ये ज़्यादा चले क्लियर हो जाएगी चीज़। उसने 2 के लिहाज से लिखी हुई है, कन्फ्यूज़ नहीं करना। चलें जी, यहाँ पे बेटा ये हुआ मामला ख़त्म इसका नोमेनक्लेचर का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें ज़रा। अब हम आते हैं एरोमेटिक्स की जान, और वो है बेंजीन।
यहाँ तक तो बात हम कर रहे थे ना सिर्फ नोमेनक्लेचर की, एरोमेटिक्स के नोमेनक्लेचर की बेंजीन। अब हम जरा बाकायदा तौर पे बेंजीन को स्टडी करना शुरू करते हैं। बेंजीन क्या है जनाब? बेंजीन एक 6 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है। बेंजीन का जो इसका था वो इसकी डिस्कवरी, ये डिस्कवरी होने के बाद 1825 में जब इसकी डिस्कवरी हुई है ना, उसके बाद से इसके स्ट्रक्चर ने बड़ा परेशान किया है साइंटिस्ट को। मॉलिक्यूलर बेंजीन का जब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं ना, ये तो हमने निकाल लिया एम्पिरिकल, वो उससे क्या एम्पिरिकल फार्मूला से। और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला करते हैं याद करें, चैप्टर 1 में फर्स्ट ईयर के आपने पढ़ा हुआ है तरीका एलिमेंटल एनालिसिस का, याद है? वहाँ पे आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालते थे। हमने जनाब एक्सपेरिमेंट करके इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया। जब हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला और एम्पिरिकल फार्मूला से हमने फर्दर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल, जब हमने निकाला तो हमें ये पता चला कि C6H5 इसका बनता है फार्मूला। और कार्बन का आपको पता है मैस क्या होता है, 12 जमा ऑक्सीजन, सॉरी C6H6। और हाइड्रोजन का कितना होता है, ये होता है जनाब 6, एक हाइड्रोजन का 1, और हाइड्रोजन लगे कितने हुए हैं 6, और इसी तरह कार्बन लगे कितने हुए हैं 6, तो ये कितना हो गया 72 प्लस 6, ये करीब 178 से थोड़ा सा इशारिया में पॉइंट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का पूरा 1.008 होता है। ये इसका जनाब मॉलिक्यूलर मास निकला है 78.10। अब मामला ये हुआ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि C कार्बन इसमें 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं। इसके ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन है, बड़ी लंबी बहस है। हर बंदे ने अपनी प्रपोजल दी। किसी ने कहा कि जी देखें इसमें ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड श्योरली इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वैसे तो C6H6 किसी चीज़ का नहीं बन सकता। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितने हो गए 6 कार्बन। मुख्तलिफ प्रपोजल आए। एक प्रपोजल आया जनाब इसका कि इसका हो सकता है स्ट्रक्चर ये बनता हो, H2H, कितने हाइड्रोजन हो गए 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। फिर एक प्रपोजल ये भी आया कि जी मुमकिन है इसका स्ट्रक्चर ये हो, कार्बन 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 कार्बन, CH2 CH CH CH2, हाइड्रोजन पूरे कर देने, 2 और 2 4 और 2 6, ये भी आया। फिर बात ये हुई कि आपने देखा फर्स्ट इसमें पिछले चैप्टर में आपने अल्कीन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके रिएक्शन पढ़े, तो आपने देखा अल्कीन KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी। बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। सवाल पैदा होता है कि अगर इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे मौजूद हैं, अगर इसका यही स्ट्रक्चर हो जो मैंने सामने लिखा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रही? एक मसला। इसी तरह बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना अल्केन्स की प्रॉपर्टी है। इसलिए बड़ा अरसा साइंटिस्ट उसके बारे में परेशान रहे। आखिरकार एक साइंटिस्ट है केक्यूल, उसका नाम क्या है केक्यूल, उसने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया, केक्यूल स्ट्रक्चर। उसने कहा कि इसमें जनाब मामला यूं होगा कि बेंजीन 6 कार्बन, और ये उसने कहा कि ये ओपन चेन नहीं होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, और इसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे ऐसे करके, केक्यूल स्ट्रक्चर। अब एक और बात उसने कही कि ये जो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ यहाँ और यहाँ शो किया है ना, ये डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेट कर सकते हैं। मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्या? रेजोनेट मीन्स कि ये डबल बॉन्ड जंप करके इधर आ सकता है, ये डबल बॉन्ड जंप करके इधर आ सकता है, ये डबल बॉन्ड जंप करके इधर आ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ इसको रेजोनेंस या रेजोनेट कर सकते हैं या रेजोनेंस शो कर सकते हैं। केक्यूल ने ये स्ट्रक्चर शो किया, जो कि पेज नंबर 174 के ऊपर इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ, सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर। समझ आई बात की? अच्छा, अब उसने इस बात के सपोर्ट में क्या बातें कही? उसने कहा कि देखें जी,
मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है ना, जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया जाता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो बनती है, यहाँ पे साइकिल एक लगा दिया जाता है। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी कि इसके ऊपर क्यों ये साइकिल लगा दिया जाता है। ये जो सर्कल लगाया मैंने, इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी कि सर्कल क्यों लगाया जाता है। किसने पॉइंट नंबर 1 का कहते हैं कि बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, जहाँ मर्जी हो, उसका स्ट्रक्चर एक ही रहता है। ये हमने पीछे नोमेनक्लेचर में पढ़ लिया। लेकिन एलिफेटिक्स में ऐसे नहीं होता। याद करें, एलिफेटिक्स में डिपेंड कर रहा होता है कि कार्बन नंबर 1 पे है या कार्बन नंबर 2 पे है या कार्बन नंबर 3 पे है। लेकिन जब इसके केस में एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो फिर हमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन नहीं मिलते। पोजीशन डिफाइन नहीं करते हम, वो हमें यही है, ये जो है वो इसी में ही। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जब इसकी डाई सब्स्टिट्यूशन हो ना तो फिर इसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं। क्या? 2 नहीं, 3 ऑप्शन होते हैं। क्या? या तो वो यहां लग सकता है या वो यहां लग सकता है। बात को समझिए जरा। अगर इन दोनों पोजीशन पे लगेगा तो एक टाइप आ जाएगी और 2 टाइप। अगर इन दोनों पोजीशन पे लगेगा तो दूसरी टाइप आ जाएगी मेटा टाइप। और अगर इस पोजीशन पे लगेगा तो तीसरी टाइप आ जाएगी पैरा टाइप। यानी वो कहता है कि जब डाई सब्स्टिट्यूशन हो तो यू गेट ओनली 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? अब देखो ना, यहाँ पे अगर लगा है, आपने बात चलानी है। मैंने अभी नोमेनक्लेचर में बताया था कि पहले सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से अगर यहाँ लगा हो तो ये ऑर्थो है, अगर यहाँ लगा हो तो ये क्या है? मेटा है। यहाँ लगा हो तो ये क्या है? पैरा है। यहाँ लगा हो तो अब ये दोबारा मेटा है। यहाँ लगा हो तो अब ये दोबारा ऑर्थो है। इसलिए यू विल गेट ओनली 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर होगी जी बात? फिर एक और उसने बात की कि आप जनाब जब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं या हैलोजनेशन करवाते हैं, बात एक ही है दोनों चीज़ की। हाइड्रोजनेशन करवाते हैं या हैलोजनेशन करवाते हैं इसकी, मैं एग्जांपल दे देता हूँ हाइड्रोजनेशन की। तो आप इसके ऊपर 6 जगह पे 6 जगह पे सब्स्टिट्यूशन करवा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन तो पहले से लगा हुआ था ना, और मज़ीद इसके ऊपर एडिशन हो जाते हैं। या अगर मिसाल के तौर पर मैं हैलोजन की बात करूं तो यहाँ पे 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। यहाँ पे हाइड्रोजन ये पहले वाले लगे हुए हैं। मीन्स व्हाट यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 साइक्लो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? हेक्सा साइक्लो हेक्सेन, क्लोरो हेक्सेन। यानी कि इसके ऊपर 6 क्लोरो लगे हों। हेक्सा क्लोरो या क्लोरो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 क्लोरो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर होगी जी बात? 6 कार्बन। ये चीज़ें थी। इसकी स्पोर्ट में उसने ये बात कही और उसने इस स्ट्रक्चर को एक किस्म का आप समझ लें कि फाइनल और बेहतरीन स्ट्रक्चर बना के हमारे सामने प्रपोज किया। और अब हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक भी है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक भी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 175 से जब इसकी एक्सरेज की स्टडी देखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली भी अब हम ये किसी हद तक जान चुके हैं कि इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। कैक्यूल के अलावा एक साइंटिस्ट और भी था, दीवार, जिसने ये प्रपोजल दिए थे उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। लेकिन वो स्ट्रक्चर कोई इतने ख़ास या इतने बेहतर नहीं थे। लेकिन हम आगे जाके देखते हैं कि उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। लेकिन कैक्यूल के जो स्ट्रक्चर हैं ये ज़रा परसेंटेज के लिहाज से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। आज हमने क्या बात की है? आज हमने बात की है जनाब इसके नोमेनक्लेचर की। इसको नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया है, पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरी बात हमने क्या किया, दूसरा काम वो हमने ये देखा है कि इसमें बेंजीन के मॉलिक्यूलर मैस से, मॉलिक्यूलर फार्मूला से जब हमने स्ट्रक्चर निकालना शुरू किया है तो हमने देखा कि इसके क्या क्या प्रोपोज़ल हैं, इसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर बात हुई। और वो हमने देखा कि जो ओपन चेन का जो स्ट्रक्चर था वो हमने निगलेक्ट कर दिया और हमने कह दिया कि जी ओपन चेन, साइंटिस्ट ने शुरू में कह दिया कि जी ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका नहीं हो सकता।
वो क्यों नहीं हो सकता कि जैसे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जैसे अल्कीन अगर हो तो वो KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर लेता है KMnO4 उसको, लेकिन बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक हो गया। इस तरह के और मामला थे जिसकी वजह से हमने फिर बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर को निगलेक्ट किया और हमने कहा कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं। और फिर हम किसकी तरफ आए? हम आए जनाब इसके क्लोज चेन स्ट्रक्चर की तरफ। कितना टाइम रह गया देखें ज़रा, 25 मिनट हुए हैं, 30 पूरे हो गए। ठीक हो। तो ओपन चेन की बजाय फिर हम आ गए इसके क्लोज चेन की तरफ, और क्लोज चेन में जो ऑप्शंस और भी आए थे, इसके अंदर भी काफ़ी मसले मतलब प्रपोजल आए थे, लेकिन जो बेस्ट प्रपोजल आया वो आया कैक्यूल का। और पॉइंट नंबर जो 1, 2, 3, 4 हैं जो कि पेज नंबर 174 के ऊपर हैं, ये सारे कैक्यूल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं और बहुत हद तक इसको सेटिस्फाई भी करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि अब हमारे पास चूँकि लेटेस्ट टेक्निक्स मौजूद हैं और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए जो है इनके जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ्स हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले की निस्बत काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से हम इसको जान सकते हैं अब। तो हमने फिर ये देखा कि ये जो एक्सरे डिफ्रैक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता है, एक्सरे डिफ्रैक्ट्रोमीटर। एक्सरे डिफ्रैक्ट्रोमीटर और एक्सरे स्टडीज़ भी इसको कह लेते हैं कि इसके ज़रिए चूँकि हम एक्सरेज की स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम इसके ज़रिए जब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं तो फिर हमें ये पता चला कि कैक्यूल का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक है, वो बात उसने ठीक की हुई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरेज के इसका जो एक्सरे स्टडी है उसको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना रखें, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। नोमेनक्लेचर के जो 2-3 पॉइंट्स हैं, बच्चों उसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर उसको कंफ्यूज करोगे तो फिर आप खुद कंफ्यूज होगे भी और मुश्किल में पड़ोगे। उसमें क्या था, एक तो ये कि मोनो सब्स्टिट्यूशन के केस में उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है। नाम आप उसको दे दें लेकिन उसकी कोई पोजीशन नहीं। जब डाई सब्स्टिट्यूशन होगी तो फिर डिसाइड किया जाएगा कि इसकी किस लिहाज से इसका नाम होगा। अब उसमें फर्दर ऑप्शंस आ रहे थे क्या, कि अगर डाई सब्स्टिट्यूशन में कोई एक ग्रुप ऐसा है विच हैज़ द प्रायोरिटी ग्रुप, विच हैज़ द स्पेशल ग्रुप, तो फिर उसका नाम उसके लिहाज से लिखा जाएगा, फिर उसका नाम उसके लिहाज से होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर उसमें कोई स्पेशल नेम भी नहीं है, उसमें कोई प्रायोरिटी ग्रुप भी नहीं है, वो प्रायोरिटी ग्रुप वाली जो लिस्ट है ना उसको याद कर लीजिएगा। C डबल बॉन्ड O जो COOH था, फिर CN था, फिर एल्डिहाइड था, इसी तरह आगे एसिटाइल था। वो जो COCH3 था ना, COCH3 चौथे नंबर पे जो आ रहा था, इसको एसिटाइल कहते हैं, COCH3। और उसके बाद आपने देखा जाना फिर NH2 आ रहा है, फिर हाइड्रोक्सिल आ रहा है। ठीक है, आपने फिर ये देखना कि प्रायोरिटी ग्रुप के लिहाज से कौन सा ग्रुप पहले प्रायोरिटी पे आ रहा है। जो ग्रुप पहली प्रायोरिटी पे आ रहा होगा उसको आप पॉइंट नंबर 1 कहेंगे, उसको आप पोजीशन नंबर 1 कहेंगे। हाँ, अब अगर मिसाल के तौर पे उसमें ये भी नहीं है, कोई स्पेशल नाम भी नहीं है, तो फिर क्या मामला बनेगा, देन यू विल गो अल्फ़ाबेटिकली। अब आप उसको अल्फ़ाबेटिक्स के लिहाज से देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आना चाहिए, कौन आखिरी आना चाहिए। उसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन अवॉइड करनी है। आप उसको लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, ये लिख दिया। जो लास्ट में बेंजीन आनी है ना, वो रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा उस ग्रुप पे जो लास्ट में है। मिसाल के तौर पे मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें आया था आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन, तो आपने उसको आइडोबेंजीन कहना है। अब चूंकि आप उसको आइडोबेंजीन कह रहे हैं तो पोजीशन आप कौन देंगे, आइडो पोजीशन पे आप रखेंगे 1, यानी कि आइडो को किस पोजीशन पे रखेंगे, 1 पे। फिर बाकी की काउंटिंग कर लेंगे और उसको फिर अल्फ़ाबेटिकली इसी तरह लिख देंगे, ब्रोमो, क्लोरो, जो भी होगा आइडोबेंजीन। क्लियर जी? चलें, यहाँ तक रखें इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। इसका नोमेनक्लेचर और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातें, इसको ज़रा अच्छे तरीके से क्लियर कर लें और अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। गुड लक।